नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, आज भारत बहुत तेज गति से एनर्जी मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 वर्षों में हम कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। पीएम मोदी अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने को तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मीट्रिक टन का सस्टेनेबल फीड स्टॉक है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों आज पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होगी। सम्मेलन में 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। पीएम के पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नु ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, ठंड के मौसम ने भी भारतीय समुदाय को आज शाम अपना स्नेह दिखाने से नहीं रोका। हम अपने भारतीय समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को लेकर एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में अपने समकक्ष जीन नोएल बैरोट से मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि इस मुलाकात में एआई और नवाचार, कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के बारे में भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत समागम हमारी रणनीतिक साझेदारी की ताकत और सहजता को दर्शाता है। पेरिस का बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। संभावना है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये फ्रांस और भारत की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दौरान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इंगेजमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नवोन्मेषी दृष्टिकोण की है जरूरत। उन्होंने कहा, वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना हमारी प्रतिबद्धता है। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मालदीव के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कल्याण बनर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बंगाल सरकार को पीएम मोदी का चेहरा पसंद हो या नहीं हो, किंतु पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय योजनाओं को स्वीकार करना चाहिए।
वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा, इस योजना के तहत 7,72,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो संविधान की प्रतियों में भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। जेपी नड्डा ने राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा संविधान में किए गए बदलाव के सवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई है तो उसे सुधार करने में क्या दिक्कत है, विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन करने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आज मोदी जी पंडित जी के विचारों को अपनाकर देश में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अन्य मंत्री और पार्टी के नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय की भावना से सशक्त संगठन का निर्माण करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति दिवस पर नमन किया है। उन्होंने एक से पर एक वीडियो भी साझा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माघ पूर्णिमा की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने तैयारियों का आकलन किया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं ताकि इस विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। सीएम योगी ने ट्रैफिक, पार्किंग और अफवाहों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, महाकुंभ मार्ग पर थमने न दें, यातायात सड़कों पर न लगे वाहनों की कतार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सोमवार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर जारी है। भाजपा विधायक लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद दिल्ली के सीएम चेहरे से पर्दा उठ सकता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के आप विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक और संसदीय बोर्ड के फैसले से तय होगा। वजीरपुर से भाजपा की विजयी उम्मीदवार पूनम शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा, उनकी प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया है। उनकी पार्टी भी हार गई है और वे खुद भी हार गए हैं। इसका मतलब है कि लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया है। हरियाणा भाजपा ने राज्य के मंत्री अनिल विज को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ उनके हालिया सार्वजनिक बयानों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। मुंबई एयरपोर्ट से 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। रायपुर पुलिस और एटीएस की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज भी मिले हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से साइबर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक स्क्रैप गोडाउन में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।
लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बगैर नक्शा मकान निर्माण के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एसडीएम कोर्ट से 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में उनके द्वारा एक निर्माण कराया गया था। इसके लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है, जो नहीं कराया गया था। मामले में उन्हें 3 नोटिस भेजे गए हैं। उनकी तरफ से बार बार अग्रिम तिथि के लिए आवेदन आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर के शारदा घाट में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में थाईपुसम त्योहार मनाने के लिए पलानी मुरुगन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। श्री गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश पर्व पर भक्तों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीपक जलाए। इस दौरान दीपक की रोशनी से गोल्डन टेम्पल जगमगा उठा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 201.06 अंक गिरकर 77,610.74 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 79.55 अंक गिरकर 23,302.05 अंक पर कारोबार करता दिखा। देश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत ईएफटीए डेस्क का शुभारंभ किया गया। भारत ईएफटीए व्यापार समझौते के तहत 10 साल के भीतर $50 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और अगले 5 साल में $50 अरब का अतिरिक्त निवेश होगा। इस निवेश से भारत में 15 साल में 10 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। ईएफटीए के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में भारत ने ईएफटीए देशों को $1.28 अरब का निर्यात किया है, जिसमें से 77% निर्यात स्विट्जरलैंड को हुआ है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नौकरी पोर्टल फाउंडेट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इसके तहत एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हाईवे, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकारी निवेश 2024 में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही कहा कि बीते एक दशक में इस क्षेत्र में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के करोड़ों यूजर्स को जल्द 4G सर्विस की सौगात मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज देने का ऐलान किया है। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2023 में लगभग $27 अरब से दोगुना होकर 2030 तक $65 अरब तक पहुंचने का है अनुमान और 2047 तक ये बढ़कर $350 अरब हो सकता है। सरकार ने 5500 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाले अपरिष्कृत मानव बालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक अगर निर्यात मूल्य 5500 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है तो निर्यात किया जा सकता है। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्यवाही में। They represent the people of their respective states and they know the ground difficulty. If there are any, they speak about it in the council and therefore let the council take the call. By repeatedly posing the questions to the Union Finance Minister or the MOS, it is not a singular decision of the Government of India, it has got to be a decision of the Council. And the Finance Minister of the respective state
are fully empowered to speak to the people in the state as to what has got to be taken up by the council, what has not got to be taken. And I'm sure the Bengal minister, who I personally respect a lot, a very thinking minister who contributes substantially to the debate, has also been giving her input, and all of us are together taking a call. And one last point, sir. I would like to take this opportunity to dispel this thought that after GST, rates have gone up. Not at all. Every item, and I would stand here to answer questions of any number of members. Not even in one item has the GST, after being introduced, raised the rate. If anything, the rates have been brought down. And today I can say, clearly, repeatedly I've said this, I'm saying it today also. When at the point in time of GST's introduction, on an average, the tax levied on every item which is there in the GST, 15.8% tax could have been levied without additionally burdening the buyer, consumer. If that was the rate at which the GST rates were brought in, today, sir, through you, I'd like to leave a thought with the council, with the members of the August House. The rate has come down to 11.3. That is the level of reduction of rates which have happened in the GST Council. And therefore, I appeal to all the members here, kindly spare some time, meet your respective finance ministers in your states, talk to them as to what kind of work is going on. Is there an obstruction by the union government's members, MOS and myself, to say, no, don't reduce rate, we want to burden the consumer? Is there been an instance, one such an instance? And so the tone and tenor and the content of the question being posed to the union finance minister or the MOS or to the government is, oh, you are not telling us. Not at all, sir. Rates have not been increased. I will answer it in all elaborateness, because this is the kind of narrative which is being built up, and GST Council is a constitutional authority. All of us should engage with it. Thank you. धन्यवाद मंत्री। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री संजय कुमार झा। अनमोल चेयरमैन सर, क्लियर हो गया? आपने अपने वित्त मंत्रियों से बात करें सर। आप बैठिए हक साहब, प्लीज सिट डाउन। हक साहब बैठिए। संजय कुमार झा। since the introduction of GST in 2017, the government तो राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी पर बोल रही थी, अपना बयान जारी कर रही थी और साफ तौर पर वो कह रही थी कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से वस्तुओं को किस तरह से उनकी कीमतों पर नियंत्रण किया गया है और कीमतों को बढ़ने से रोका गया है। तमाम उसके सकारात्मक पहलू बताते हुए सदन में वित्त मंत्री। और आइए एक्सप्रेस 100 में बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण दिसंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,213 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 1.37 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि कोई कर्जदार गोल्ड लोन का भुगतान करने में विफल रहता है और बैंकों और एनबीएफसी की ओर से सोने की नीलामी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अदानी समूह ने अमेरिका स्थित मेयो क्लिनिक के साथ साझेदारी में अदानी हेल्थ सिटी शुरू करने की घोषणा की है। पहले चरण में अहमदाबाद और मुंबई में 2 अदानी हेल्थ सिटी बनेंगे। इसके लिए अदानी ग्रुप 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान देगा। भारत में कोयले की मांग 2030 तक 1,462 मिलियन टन और 2047 तक 1,755 MT तक पहुंचने का अनुमान है। सेबी ने कलाधन ट्रेंड्स और 2 अन्य पर प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इन पर कथित तौर पर खुलासे में खामियां स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भ्रामक सूचना दिए जाने का आरोप है। केंद्र सरकार की ओर से घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए चलाई जा रही PLI स्कीम के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में एप्पल आईफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कई यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरने से करीब 51 लोगों की मौत हो गई। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की तथा प्रतिक्रिया प्रयासों में सहायता के लिए देश की सेना और आपदा एजेंसी को तैनात किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और चीन के चेतावनियों के बावजूद लंबे समय से किए गए व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर लगाए गए सभी बहिष्कारों को समाप्त करने और दोनों धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% करने के लिए 2 आधिकारिक घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया को स्टील टैरिफ से छूट देने पर विचार कर रहा है। इस बड़े कदम के साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो कारों, सेमीकंडक्टर चिप्स और फार्मास्यूटिकल्स पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों के इस सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने की है संभावना। यह मुलाकात म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यूक्रेन और रूस के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत लेफ्टिनेंट जनरल किथ कैलॉग ने कहा है कि अमेरिका इस सिलसिले में बहुप्रतीक्षित वार्ता की तैयारी कर रहा है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने विपक्षी हार्ड राइट दलों द्वारा उन पर महाभियोग चलाने की योजना बनाने से पहले सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। योहानिस का दूसरा और अंतिम कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को समाप्त हुआ था। एरिजोना के स्कॉटसेल हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान आगमन पर वहां खड़े दूसरे मध्यम आकार के बिजनेस जेट विमान से टकरा गया था। दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डू सोल में कक्षाएं खाली क्योंकि राज्य तीव्र गर्मी की लहर की चपेट में है। Everything, at least some portion of it was being collected from middlemen and by the government agencies. So it had too many layers to be convincing one another about. So the state's finance ministers didn't feel comfortable about reducing or waiving off of the GST on 10 leaves. धन्यवाद। डॉक्टर एम थम्बेदुराई। Thank you, Vice Chairman, sir. GST is brought to simplify the tax system under one tax for the country and also see that goods can be moved freely one state to other state. For example, sir, in Tamil Nadu, तो राज्यसभा से वित्त मंत्री को लगातार आप सुन रहे थे राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान। एक्सप्रेस 100 में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कोलंबिया में राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया सरकार के पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में अराजकता फैल गई है। पेट्रो द्वारा लाइव टेलीविजन पर अपनी टीम की आलोचना करने के बाद बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है। जसप्रीत बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने पर अंतिम फैसला आज लिया जाएगा। आज आईसीसी को टीमों द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दल के नाम भेजने की अंतिम तिथि है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप के पुरुषों के कंपाउंड ओपन कैटेगरी में भारत के खाते में 2 पदक आए हैं। आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पुरुषों की W1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। पैरा तीरंदाजी एशिया कप के रिकर्व ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह और पूजा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी और सरिता की जोड़ी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप के कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम चेस के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम से कम भार वर्ग की जूडो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की श्रद्धा चोपड़े ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के जूडो में 57 किलोग्राम से कम भार वर्ग में हरियाणा की अंकिता ने स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग के जूडो में सर्विसेज के अरुण कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों की फेंसिंग में तमिलनाडु के बिबिश ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। महिलाओं की फेंसिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के टेबल टेनिस में पश्चिम बंगाल की अहिका मुखर्जी ने स्वर्ण पदक जीता। अहमदाबाद स्थित टोरेंटो ग्रुप आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। टाइगर वुड्स ने इस हफ्ते होने वाले जानासेस इंटरनेशनल से नाम वापस ले लिया है। पयापति श्रानियो द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रणबीर कपूर के तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म VD12 के लिए विशेष वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग पूरी।
14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में होगी री-रिलीज। विकी कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मार्वल स्टूडियो की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आगामी फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर हुआ जारी। यामी गौतम की फिल्म धूमधाम 14 फरवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में प्रतीक गांधी भी नजर आएंगे। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को OTT पर 14 फरवरी को दस्तक देगी। क्राइम थ्रिलर सीरीज डप्पा होटल 28 फरवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम। फैंस को बेसब्री से है इंतजार। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।